हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। बच्चों, आज हम फिजिक्स की एक ऐसी टॉपिक्स है जो कि वेक्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो टॉपिक क्या है? अभी हम लोग वेक्टर एनालिसिस पर स्टडी कर रहे हैं। उस वेक्टर एनालिसिस की रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, यानी कि किसी भी वेक्टर को हम क्या करें, उसके दो कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। आइए हम अपने टॉपिक पर उसको चर्चा करते हैं, उसको समझते हैं। सपोज करिए एक चीज़ है, कोई एक वेक्टर है और वह आपका वेक्टर ए है, ठीक ना। और दूसरा वेक्टर सपोज करिए यह कोई है, वह वेक्टर दूसरा क्या है, बी है, और दोनों क्या हैं, एक किसी प्लेन में है, ठीक है ना। मैंने आपको वेक्टर नोटेशंस बताया था, आपने वेक्टर नोटेशंस देखा था, उसके हिसाब से यह हो गया। अब सपोज करिए कि हमारा कोई तीसरा एक वेक्टर हो, वह वेक्टर क्या है, हमारा ए है, और इस तरह से वह रिप्रेजेंट है, ठीक ना। अब इसी को, इस वेक्टर को, तीनों एक ही प्लेन में है, वेक्टर ए भी एक प्लेन में है, वेक्टर बी भी एक प्लेन में है, और ए भी क्या है, उसी प्लेन में है। तो अगर हम इसको क्या करें, इसके फॉर्म में और इसके फॉर्म में हम क्या करें, लिख दें, और यही लिखना ही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। किसी सदिश के वह क्या होता है, उसका वियोजन भी कर सकते हैं, उसको रिजोल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए कैसे करते हैं। सपोज करिए इस पॉइंट से अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन ओ है और यहां से क्या है, मान लेते हैं यह पी हो गया, ए का लाइन ऑफ एक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके टर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहां से इसके पैरेलल एक वेक्टर खींचेंगे, इसके पैरेलल वेक्टर खींचेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। जैसे सपोज करिए यह बी है, तो यह कितना होगा, म्यू इंटू बी। यहाँ म्यू क्या है, यह इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कुछ गुना हो सकता है, इसका दुगुना हो सकता है, इसका 1.5 गुना हो सकता है, और इसका आधा भी हो सकता है। और सपोज करिए वह कितना है, आपका म्यू है, यानी कि इसका कितना गुना हुआ, हुआ म्यू गुना हुआ, ठीक है। तब के केस में हम सपोज करते हैं यह कितना हो गया, ओ क्यू हो गया। अब इस पॉइंट से इसके पैरेलल हम खींचते हैं, और जितना भी यहां तक वह आता है, सपोज करिए यहां से यहां तक वह कितना आ गया, वह लेमडा और ए आ गया, ठीक है ना। तो वेक्टर के एडिशन से, हम साइड के एडिशन के हिसाब से इसको अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, वह ओपी वेक्टर जो होगा वह कितना होगा, ओ क्यू होगा, और यहां से क्यू पी होगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओपी को हम लिख सकते हैं यह वेक्टर ए, और ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स वेक्टर बी और लेमडा टाइम्स वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए को लिखा जा सकता है लेमडा ए और म्यू बी। अब हम इसको किस तरह से लिख दिए, यानी जो हमारा वेक्टर ए है वह अन्य दो वेक्टरों के फॉर्म में लिखा गया, ठीक ना। यह क्या हो गया, लेमडा टाइम्स, यह कितना हो गया, म्यू टाइम्स। तो यही क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। यह वेक्टर के क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए, सदिश के घटक हो गए, ठीक है ना। यह चीज आपने इसको देखा, तो यही है, यही क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 अदर्स, 3 अदर्स, 4 अदर्स, जैसे भी इसको रिप्रेजेंट करना होगा उस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हमको ये चीज नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इस हिसाब से इसको पढ़ना है। आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या था, उस ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को पहले देखते हैं। सपोज करिए हमने आपको यूनिट वेक्टर बताया था, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर बताया था, वह क्या था आपका, आप हम ओनली एक्स वाई प्लेन को ही लेकर डिफाइन कर रहे हैं, हम तीसरा अभी नहीं ले रहे हैं। सपोज करिए एलांग एक्स एक्सिस यह क्या है, आई है, और एलांग जेड एलांग वाई एक्सिस यह क्या है, आपका जे, ठीक है ना। यह आपका क्या रहा, ओरिजिन रहा। अब सपोज करिए हमारा कोई एक वेक्टर है, ओरिजिन से उसका जो है वो वेक्टर का मास कितना है, ए है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ऑफ ए है, और यहाँ वह पी है, ठीक है ना। यह चीज हम उसको सपोज कर लिए। अब एक और देख लीजिए, आई और जे का इंपॉर्टेंस क्या है, आई और जे का हम कहाँ यूज करते हैं। तो अगर कोई भी वेक्टर हो, यह अलोंग आई डायरेक्शन से यूनिट कैप है, तो कोई भी
मान लेते हैं हम इसके along इस डायरेक्शंस में वह है कितना, along दिस डायरेक्शंस यहाँ से यहाँ तक वह ax है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ax क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो along ox हम पॉइंट यहाँ तक OQ तक हम और निकालना चाहें कि OQ तक हमारा जो वेक्टर बनेगा वह वेक्टर कितना होगा, तो इतना इसका मॉडुलस है। उस मॉडुलस का यूनिट वेक्टर में हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशंस कर देते हैं, तो यह एक नया वेक्टर बन गया, along x एक्सिस हो गया। सिमिलरली हम अगर इस डायरेक्शन से बनाना चाहे, अब इसको इसके पैरेलल जो लिख दे, हम यहाँ इसको पैरेलल बनाए तो ax वहाँ लिखें चाहे ax हम यहाँ लिखें, दोनों चीज़ें क्या हैं सेम है, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल वेक्टर सेम लेंथ के और सेम डायरेक्शंस के दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो ये तो रहा इसके यस कंपोनेंट का। इसके जो है यस कंपोनेंट कहने का मतलब आपके एक शीशा का हो गया। अब हम ऑर्डिनेट्स को देखते हैं। सपोज करते हैं ऑर्डिनेट्स कितना इधर ay है, ऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी है यहाँ ay है, यानी कि ay हो गया। अब यहाँ क्या मिला हमको, यहाँ हमको यही मिल रहा है ay। अब इधर क्या है आपका j वेक्टर है, यूनिट वेक्टर j है, तो यूनिट वेक्टर j हम इधर भी लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका q और जो p हो जाएगा वह यूनिट वेक्टर, यह j इस तरह से आपस में इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हमें यूनिट वेक्टर मालूम हो तो उसके डायरेक्शंस में अदर्स दूसरे वेक्टर्स भी हम निकाल सकते हैं। उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का क्या करेंगे, उस यूनिट वेक्टर में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब जो क्वांटिटी आएगी वह क्या हो जाएगी वेक्टर हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस वेक्टर ए को लिखेंगे कैसे, इस वेक्टर ए को यानी कि OP को लिखा जा सकता है। OP कितना होगा आपका OQ और QP के इक्वल होगा। और OQ को क्या लिखेंगे आप, OQ को लिखेंगे AXI और यहाँ से AYJ हो गया, यही आपका OP हो गया। और यह वेक्टर है क्या एक्चुअल में, इसको हमने आपको बताया था, यह वेक्टर A है। तो किसी भी गिवन वेक्टर को x एक्सिस और y एक्सिस, यह इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, यह क्या हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो यह क्या थे, अगर हमको x एक्सिस पर y किसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है, और उसके कंपोनेंट हमको मालूम है। सपोज करिए अब ऐसा ना हो करके हमारा दिया रहता ए एक्स और ए जेड लिखा रहता, इस अब किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तब इसको वेक्टर वाइज हम लिखते तो क्या लिखते, वेक्टर लिखा जाता हमारा ए एक्स आई और प्लस यहाँ से ए जेड के लिखा जाता यूनिट कैप। ठीक है ना। इसी तरह से ऐसा ना हो करके उसका कंपोनेंट क्या रहता हमारा ए वाई रहता और ए जेड रहता, तब उसको हम क्या लिखते, उसको हम लिखते कि वेक्टर ए इक्वल टू ए वाई जे और प्लस यहाँ से ए जेड के लिखते। तो इस तरह से उसका नोटेशंस लिखा जाता है, यानी कि कंपोनेंट दिया गया हो ऑर्डिनेट्स के रूप में, कोऑर्डिनेट्स के रूप में कंपोनेंट हो तो उसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉड करते हैं, थोड़ा सा इसके स्पेशल केसेस को देखते हैं। ऐसा है इस तरह से दिया हुआ है, तब हम इसको कैसे निकालेंगे। अभी हम दिया रहेगा तो मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शंस निकालनी है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, यह पेयर्स में ऑर्डर पेयर के रूप में दिए गए हों, तो कैसे हम लोग जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे उसका जो है हम आर्गुमेंट निकालेंगे, वह जो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। अब हम आते हैं, ऐसा ना दे करके वह क्या दिया हुआ है, ऐसा ना दे करके मैग्नीट्यूड दिया है, उसके कंपोनेंट नहीं दिए गए हैं, उसके कोई कंपोनेंट नहीं है, केवल उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है। और सपोज करिए कि वह मैग्नीट्यूड कितना है, सपोज करते हैं वह उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वह मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालेंगे, कैसे उसका जो है कंपोनेंट निकालेंगे, आइए देखते हैं। सपोज करिए उसका यह मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और इंक्लिनेशन दिया हुआ थीटा एंगल पर दिया हुआ है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत जानते हैं। यहाँ से हम क्या दिखाए थे, हमने आपको क्या बताया था मैथमेटिक्स में, यह बताया था यह परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर के केस में हम क्या करते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। जब साइन थीटा आप निकालिएगा तो वो कितना होगा, वह पी क्यू और बटा में ओ पी होगा। और जो यह पी क्यू है,
पी क्यू क्या है, उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इसका यह जो है क्या है, रिजॉल्व वेक्टर से कर सकते हैं, रिजॉल्व पार्ट्स कर सकते हैं। तो पी क्यू को जो आप लिखेंगे तो वह ओ पी होगा और साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ओ पी की जगह पर आपका ए है और यह साइन थीटा है। इसी तरह से आप जब कॉस ऑफ थीटा निकालेंगे तो वह ओ क्यू लिखेंगे और वहाँ से ओ पी हो जाएगा, यानी कि ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ पी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ओपी को आप ए लिख रहे हैं, यह आपका कॉस ऑफ थीटा हो गया। अब ये जो लेंथ है along एक्स एक्सिस, इसी को हमने एब्सिसा कहते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा और यहाँ से ए साइन ऑफ थीटा हो गया। और पहले हमने इसको लिख क्या रखा था, ए एक्स लिखा था और ए वाई लिखा था। बात समझ में आ गई। तो अगर हमने पहले वाले के हिसाब से, हम पहले वाले के हिसाब से आपको बताएं तो वेक्टर ए को हमने लिखा था, वेक्टर ए को क्या लिखा था कि ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, यही ना लिखा था। अब यहां से हम ए एक्स और ए वाई की जगह पा क्या गए हैं, पाए हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, सॉरी एक्स की जगह आई लिखेंगे अब, और यहां से ए साइन ऑफ थीटा और वेक्टर यूनिट वेक्टर जे लिखेंगे। अब दोनों वेक्टर एक ही है, नाम इसका अलग अलग है। तो यह जो कंपोनेंट है वह उसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, यह कंपोनेंट उसका क्या कहलाता है, वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ए एक्स मिला वह कितना है, ए कॉस ऑफ थीटा हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका मिला ए वाई, वह कितना है, ए साइन ऑफ थीटा हो गया। ठीक है, तो हमने क्या आपको दिया, हमने जब अगर मैग्नीट्यूड मालूम है उस वेक्टर का और उस वेक्टर का इंक्लिनेशंस मालूम है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट दोनों इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब तो यह वैल्यू आया, यानी ए मालूम रहेगा, थीटा मालूम रहेगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना। अगर हमको ए एक्स मालूम है और ए वाई मालूम है, अगर हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका इंक्लिनेशन निकालना है, आर्गुमेंट निकालना रहता है, जो उसका ये झुकाव होता है, जो उसका इंक्लिनेशन होता है उसको आर्गुमेंट कहते हैं, और जो इसकी लेंथ होती है उसको उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ। इसको हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर और यहाँ से ए वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका कॉमन और साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा। अब अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी समका के हिसाब से इसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, तो हो जाएगा ए इक्वल टू रूट ऑफ कितना, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। यह क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड हम आराम से निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू इतनी यूनिट्स होगी। ठीक है ना। हम अब दूसरा चीज देखते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। अगर हम इसमें इसका डिवीजन करें, यानी कि ए साइन ऑफ थीटा बटा में ए कॉस ऑफ थीटा निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ए वाई बटा में ए एक्स मिलेगा। यहाँ से ए कट गया, यहाँ से क्या मिला, टेन थीटा इक्वल टू ए वाई और ए एक्स, यानी आर्गुमेंट उसका कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई बटा में ए एक्स हो जाएगा। ये अभी इनवर्स फंक्शन आप अगर 11th में पढ़े हैं मैथमेटिक्स में तो समझ में आएगा, फिर बाद में मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम आर्गुमेंट निकाल लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। ठीक है ना। अगर कब हमको उसका क्या मालूम हो, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो। तो ये रहा आपका प्लेन का केस रहा। हम प्लेन न लेकर के इसको हम 3D ले लेते हैं। 3D लेने का मतलब क्या है, एक एक्सिस इसमें हम और जोड़ते हैं। जब उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला बढ़ाते हैं, अगले वाले को देखते हैं अगला क्या कह रहा है। सपोज करिए हम एक और एक्सिस बढ़ा दे रहे हैं, उसमें यह आपका क्या था, एक्स एक्सिस था, इधर आपका क्या था, वाई एक्सिस था। हमने इधर आपको तीसरा जेड एक्सिस ले लिया। अब इसके कंपोनेंट क्या होंगे, इसका रिजॉल्वेशन कैसे करेंगे, आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ यह आपका इधर आई कैप है, इधर क्या है जे कैप है और इधर क्या है
के कैप है। ठीक है ना। हम एक पैरेलल पाइप बनाते हैं। पैरेलल पाइप का मतलब आप समझ रहे होंगे। देख लीजिए पैरेलल पाइप यहाँ भी कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, बहुत उसमें हमको नहीं है, आप लोअर क्लासेज में चाहे आपको बताया गया होगा। इस तरह से हम क्या बना दिए, पैरेलल पाइप का क्यूबाइड बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से सपोज करते हैं यह हमारा क्या है, कोई एक, पहले हम मैग्नीट्यूड लेकर के बताते हैं। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड लेकर के यानी कि उसके कंपोनेंट हमको मालूम हो। सपोज कर लीजिए नामनक्लेचर कर देते हैं, ए ओ ए बी सी डी और ई और एफ और यहाँ से क्या है, यह जी है। सी का पॉइंट है, सी कितना दिया हुआ है, यहाँ से सी को दिया है ए एक्स कामा ए वाई कामा ए जेड। तब हम इस वेक्टर को, हमारा यही ना फाइनल वेक्टर होगा, जिसको हम अगर वेक्टर ए लिखना चाहें तो ए एक्स किधर होगा आपका, एलॉन्ग दिस। हाँ, तो इधर जो वेक्टर आएगा ए एक्स आई आएगा एलॉन्ग दिस, सिंस जे इज पैरेलल टू दिस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ए वाई जे हो जाएगा, और इस डायरेक्शंस में वह कितना हो जाएगा आपका ए जेड के हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने उस तरह से आपको यूनिट वेक्टर के हिसाब से बताया था। तो हम क्या लिखेंगे, ओसी हमारा रिजल्टेंट है, तो ओसी को ओ ए, फिर ए से बी और फिर कितना बी से हम लोग सी की तरफ लिखेंगे। ओ ए आपने लिखा कितना है, ए एक्स आई और यह ए वाई जे लिखा है, और यह क्या है ए जेड के हो गया। ओसी एक्चुअल में है क्या आपका वेक्टर ए है। इस तरह से इसको अगर इसके तीनों ऑर्डिनेट्स दिए गए हों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए ऐसा न दे करके, इस तरह से न दे के क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और इंक्लिनेशन दिया हुआ है। ध्यान देने की बात है, वहां क्या था, एक ही इंक्लिनेशन से हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस निकाल ले रहे थे। ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगी, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से उसको ब्रीफली इसको देखना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से इसको सोचना पड़ेगा। यहाँ क्या है, इंक्लिनेशन हमेशा क्या है, एलॉन्ग एक्सिस। अगर 2D का केस है यानी कि प्लेन में हमेशा एक्स एक्सिस जो मेजर एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, अब तीनों एक्सेस से उसका इंक्लिनेशन देखा जाएगा। तीनों एक्सेस से इंक्लिनेशन देखे जाने का मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि जो यह वेक्टर ओसी है, वेक्टर ए है, वह एलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी कि एलॉन्ग आई कोऑर्डिनेट्स वह कितना बना रहा है, यहां से वह अल्फा बना रहा है। ठीक है। और फिर क्या देखेंगे कि वह एलॉन्ग वाई कंपोनेंट कितना बना रहा है, वाई के एक्सिस से वह बीटा बना रहा है। फिर देखेंगे तीसरा कि यह जेड से कितना बना रहा है। तो थोड़ा सा यह 3D का केस है, इसमें थोड़ा सा बातें क्लियर नहीं हो सकती हैं। यह गामा हो गया, यह इस तरह से वह उसका नोटेशंस हो गया। ठीक ना। अब यहाँ हम थोड़ा सा केस उसका, और वाई कंपोनेंट इसमें जो है वर्टिकल कंपोनेंट इसका यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक ना। तो हम कैसे उसको बना रहे हैं, इस वेक्टर को एलॉन्ग एक्स एक्सिस जब आप रिजॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपका, वह ए एक्स मैग्नीट्यूड ए है, ए कॉस ऑफ अल्फा मिलेगा। फिर इसको एलॉन्ग वाई एक्सिस जब यहाँ रिजॉल्व करोगे इसके हिसाब से तो क्या मिलेगा, ए कॉस ऑफ बीटा मिलेगा। फिर इसको जेड एक्सिस पर रिजॉल्व करोगे तो ए कॉस ऑफ गामा मिलेगा। यहाँ वाई कंपोनेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हम जैसे यह ए कॉस ऑफ बीटा है तो इसको भी लिख सकते हैं, कितना ये लिखा जा सकता है, ए कॉस ऑफ बीटा, यह क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक ना, ये आपके क्यूबाइड के पैरेलल पार्ट्स हैं। तो अब यहाँ से यह इस तरह से लिखे हैं तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस ऑफ गामा। तो अगर हम इस डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो हमारा जॉब अब यहाँ ओ ए कितना हो जाएगा, ए कॉस ऑफ अल्फा, और ए बी कितना हो जाएगा, इसमें हम यह लगाएंगे, यूनिट कैप लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे तब सही होगा, नहीं तो हमारा ये लिखना गलत हो जाएगा। अब यहाँ से बी सी लिखेंगे, बी सी कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ गामा के हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसको लिखना चाहें तो इसके हिसाब से जब लिखेंगे तो वेक्टर ए हमारा हो जाएगा ए कॉस ऑफ अल्फा आई और ए कॉस ऑफ बीटा जे और ए कॉस ऑफ गामा के हो गया।
ठीक है। अब यहाँ से आप कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि ax कितना आ रहा है, a cos ऑफ अल्फा, ay कितना आ रहा है, a cos ऑफ बीटा, az कितना आ रहा है, a cos ऑफ गामा। ठीक है ना, ये तीन कंपोनेंट हो गए। अब हम चाहें अगर हमको ax, ay और az मालूम हो तो हम उसके हेल्प से हम cos ऑफ अल्फा इनमें एक रिलेशन a की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, पहले यहां से देखिए a हमारा कैसे निकलेगा। अगर ax यह मालूम है, ay मालूम है, az मालूम है, तो हम जानते हैं कि इसका डायगोनल क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है। विकर्ण हमने आपको निकाल के बताया था, OC का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और कितना, BC का स्क्वायर, इतनी चीजें आती हैं। तब उसका विकर्ण कितना होता है, विकर्ण उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ A लिखेंगे उसी को हम लोग A लिखेंगे, वह कितना हो जाएगा, रूट ऑफ AX स्क्वायर, AY स्क्वायर और AZ स्क्वायर। इसके हिसाब से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो अगर इनको जो cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ बीटा, cos ऑफ गामा आया है, cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ बीटा और cos ऑफ गामा, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना, और इसी में a cos ऑफ अल्फा और a cos ऑफ बीटा और a cos ऑफ गामा आया है, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है ना, इतनी चीजें हैं। तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेना है, इसलिए नहीं लेना है कि आपके सिलेबस में इतना चीजें नहीं है, बस ये हल्का सा इतना चीज दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हमको उसका कंपोनेंट निकल गया। अब ये चीज में रिलेशंस आता है, अगर सबको स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा और a स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर कास स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा, वह a स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ना, इसी चीज को हम उस तरह से कर दें, एक्स या वाई की वैल्यू रख दें। इसको डिनोट किसे करते हैं, यल से, यम से और यन से डिनोट करते हैं डायरेक्शंस कोसाइंस को, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो यहाँ से ए स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यह आपके आगे की कक्षा के लिए, आपके आगे फ्यूचर में आपको जब हम अब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सब मिलेगा। तो हम अब इस चीज़ को यहीं पर रोकते हैं, काफ़ी डिटेल और ब्रॉड चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। यह रहा आपका 3D का केस, इससे पहले क्या था, आपका 2D का केस था। तो इस प्रकार से आपने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, कैसे उसको कंपोनेंट वाइज लिखते हैं, कैसे उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।